हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के ऊपर। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 22 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 2 दी मजलिस शूरा पार्लियामेंट। तो चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करता है कंपोजिशन, ड्यूरेशन एंड मीटिंग ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। तो चैप्टर नंबर 2 के हम आर्टिकल नंबर 50 और 51 डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 50 डिफाइन करता है मजलिस शूरा मीन्स के पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को उर्दू में मजलिस शूरा कहा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 15 पार्लियामेंट को डिफाइन कर रहा है। There shall be a Majlis Shura Parliament of Pakistan consisting of the President and two houses to be known as respectively as the National Assembly and Senate। तो आर्टिकल नंबर 50 जस्ट पार्लियामेंट को डिफाइन कर रहा है कि पाकिस्तान की एक पार्लियामेंट होगी, मजलिस शूरा होगी, जो मुश्तमिल होगी एक प्रेसिडेंशियल हाउस के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, और प्लस में दो हाउसेस और होंगे, जिसे हम कहेंगे नंबर 1 नेशनल असेंबली मीन्स के लोअर हाउस एंड सेनेट को अपर हाउस भी कहा जाता है। तो पार्लियामेंट इन तीन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होगी, प्रेसिडेंट के ऊपर और नेशनल असेंबली के ऊपर एंड सेनेट के ऊपर। इन तीन चीज़ों के ऊपर पार्लियामेंट मुश्तमिल है। ये डिफाइन कर रहा है आर्टिकल नंबर 50। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 51 को, जो फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 नेशनल असेंबली को डिफाइन कर रहा है। तो हम डिस्कस करते हैं। तो क्लास नंबर 1 में ये बात कर रहा है कि देयर शैल बी 342 सीट ऑफ द मेंबर इन नेशनल असेंबली इंक्लूडिंग सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम। क्लास नंबर 1 में सिंपली ये डिफाइन कर रहा है कि नेशनल असेंबली जो है उसकी 342 मीन्स के 342 सीट्स होंगी, मेंबर्स होंगे, और इन 342 में वुमेंस की भी जो रिज़र्व सीटें हैं, नॉन मुस्लिम की जो भी सीटें, वो भी इंक्लूड हैं 342 में। ठीक है, तो आपको जस्ट ये याद करना है कि जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं उनों की ओवरऑल जो सीटें होती हैं वो होती हैं 342, और जो शख्स मेंबर होता है उसे कहा जाता है MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, क्लास नंबर 2 में बोल रहा है वोटर जो शख्स वोट देता है उसकी क्वालिफ़िकेशन बता रहा है कि वो शख्स जो इंटाइटल्ड है वोट के लिए, या वोटर की क्वालिफ़िकेशन ही आप कह सकते हैं। तो नंबर 1 पे है कि वो पाकिस्तान का सिटीज़न हो। जो शख्स वोट दे रहा है वो पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए, और कम से कम उसकी 18 ईयर एज होनी चाहिए, 18 साल से कम ना होना चाहिए। मीन्स कि उसका आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ होना चाहिए, और उस शख्स का नाम इलेक्टोरल रोल में अपीयर होना चाहिए। जैसे इलेक्शन के दौरान हम अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं एज अ वोटर, तो ऐसे ही इलेक्टोरल रोल में आपका नाम जो है होना चाहिए। नंबर 4 पे है वो शख्स जो वोट दे रहा है वो एक कॉम्पिटेंट हो, अनसाउंड माइंड उसे कोर्ट डिक्लेयर ना करे कि ये पागल है, नहीं, एक कॉम्पिटेंट मैच्योर साउंड माइंड अगर कोई भी शख्स है वो वोट दे सकता है। ठीक है, तो ये 4 क्वालिफ़िकेशन है उन शख्स के लिए जो वोट दे रहे हैं। ठीक है, वोटर के लिए। अब आते हैं क्लास नंबर 3 की तरफ। क्लास नंबर 3 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो सीट्स बताई गई हैं नेशनल असेंबली की क्लास नंबर 1 में, अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड क्लास नंबर 4। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो क्लास नंबर 4 में सीट्स बताई गई हैं
वो इसमें नहीं है, बट मैंने इस चार्ट में जो क्लास नंबर 4 में सीट्स बताई गई हैं वो भी इंक्लूड कर दी हैं, जैसे कि आपको समझने में आसानी हो। तो इस चार्ट में हम पढ़ेंगे कि प्रोविंस की लेवल पे सीट की एलोकेशन, सीट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई है। फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ की भी सीट्स हैं, फेडरल कैपिटल की भी सीट्स दी गई हैं। तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे कि किन से सूबे को कितनी सीट्स दी गई हैं, कैसे एलोकेशन की गई है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं पंजाब के ऊपर। पंजाब के जर्नल सीट्स जो हैं 141 141 हैं। जर्नल सीट्स की बात चल रही है। ठीक है, जर्नल सीट में हर बंदा आ सकता है। ठीक है, तो उसकी कुछ क्वालिफ़िकेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जर्नल सीट में मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। ठीक है, और सिंध की जो जर्नल सीट्स हैं वो है 61 61, और केपी के खैबर पख्तूनख्वा की हैं 39। ये डिस्ट्रीब्यूशन 25th अमेंडमेंट के बाद चेंज की गई है। पहले जो है कुछ प्रोविंस में कम थी, कुछ में ज़्यादा थी, तो सबको जो है थोड़ा मेंटेन करके आगे पीछे कर फिर से थोड़ी मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट की गई है। बलूचिस्तान की जो सीट्स हैं वो है 16 और फाटा की जनरल सीट्स 12। फाटा मीन्स फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। ठीक है, और फेडरल कैपिटल मीन्स के इस्लामाबाद की जनरल सीट्स 3 है। तो जनरल सीट्स ओवरऑल जो है 272 हैं। ठीक है, 272 ओवरऑल जनरल सीट्स हैं, सब प्रोविंस को मिलाकर, फेडरल और फाटा दोनों की। और अब आते हैं वुमेंस की सीट के ऊपर। वुमेंस की पंजाब की हैं 33, सिंध की 14, केपी की 9 और बलूचिस्तान की 4, और फाटा की नहीं है, ना ही फेडरल की है। ठीक है, तो टोटल ये हुई 16 सीट्स वुमेंस की। अब आते हैं नॉन मुस्लिम की जो है ओवरऑल 10 जो है सीट्स दी गई हैं, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया कि पंजाब की इतनी, सिंध की इतनी, केपी की इतनी, नहीं, ओवरऑल 10 सीट्स दी गई हैं नॉन मुस्लिम के लिए। तो ये टोटल सीटें होती हैं, अगर हम देखें तो ये होती हैं 342 सीट्स जो नेशनल असेंबली की, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे कंप्लीट चार्ट में आपको मिल जाएगी कि कैसे एलोकेशन की गई है। क्लास नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्लास नंबर 4 में भी वही बात कर रहा है जो हमने पीछे डिस्कस की है कि जो 10 सीट्स हैं वो रिज़र्व की गई हैं नॉन मुस्लिम के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्लास नंबर 5 की तरफ। क्लास नंबर 5 में सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है कि क्लास नंबर 3 में हम जो डिस्ट्रीब्यूशन डिफ़ाइन की या डिस्ट्रीब्यूशन की सीट्स की, तो उसमें फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ की भी थी, और नेशनल असेंबली में जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी प्रोविंस और फेडरल कैपिटल में भी की गई थी। बट इसमें बता रहा है कि किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे जो है सीट की एलोकेशन की जाती है। तो क्लास नंबर 5 में जो मेन चीज़ है वो है पॉपुलेशन, के जो भी मेंबर्स होंगे नेशनल असेंबली के, वो पॉपुलेशन के बेस पे इलेक्ट किए जाएंगे। जैसे ही जैसे कि सेंसस होते हैं हर साल, जैसे कि आदमशुमारी वगैरह होती है, तो उसमें पता चल जाता है कि कौन से एरिया में कितने आबादी है, कितनी पॉपुलेशन है। तो उस पॉपुलेशंस के ऊपर जो है एमएनए की जो है इलेक्शन होती है, एमएनए की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है सीट्स की पॉपुलेशन के बेस पे। ठीक है, तो फर्दर ये प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट आपको इधर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा है कि पॉपुलेशन के बेस पे, कि जब इलेक्शन हुई थी 2018 में, तो 2018 में इलेक्शन होने से पहले एक साल प्रोविंशनल के बेसिस पे रिज़ल्ट दी गई थी 2017 में, कि हर सूबे की आदमशुमारी की गई थी, सेंसस की गई थी 2017 में। तो प्रोविंशनल लेवल पे वो रिज़ल्ट दी गई और फेडरल गवर्नमेंट ने उस रिज़ल्ट को पब्लिश भी करवाया। तो उसके बाद 2018 में इलेक्शन हुई। तो
पॉपुलेशन के बेस के ऊपर इलेक्शन हुई। उन्होंने देखा कि कौन से एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से। अब आते हैं क्लास नंबर 6 की तरफ। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली के इलेक्शन के पर्पस के लिए ए में डिफ़ाइन कर रहा है कि जो जनरल सीट्स होती हैं उसमें हर एरिया से एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है। मेंबर सबसे पहले तो फॉर्म फिल करते हैं, तो उनमें से कोई भी एक ही इलेक्ट होगा और वो इलेक्ट होगा डायरेक्टली मीन्स के उसको पब्लिक, उसको सिटीज़न, उसके इलाके के जो पीपल्स हैं, शख्स हैं, वो उसे वोट देंगे और फ्री वोट देंगे अकॉर्डिंग विथ लॉ। उसके ऊपर कोई भी प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, वो फ्री है, जिसको चाहे अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चॉइस कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं बी की तरफ। हर प्रोविंस की जो वुमेन्स की सीट्स रिज़र्व की गई हैं उसको सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी समझा जाएगा। ये डिफ़ाइन कर रहा है क्लास 6 का सब क्लास बी। अब आते हैं सब क्लास सी की तरफ। क्लास नंबर सी में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो नॉन मुस्लिम्स की जो सीट्स रिज़र्व की गई हैं उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी होल कंट्री समझा जाएगा। आते हैं सब क्लास नंबर डी के ऊपर। सब क्लास नंबर डी डिफ़ाइन कर रहा है कि जो क्लास नंबर 3 में प्रोविंस की वुमेन्स के लिए जो सीट्स रिज़र्व की गई थी वो इलेक्ट की जाती हैं अकॉर्डिंग्स विथ लॉ थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ मीन्स के एक इंतखाबी निशान जिसमें सियासी जमातों की नुमाइंदगी, मीन्स के पार्लियामेंट में सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो, या मुतनासिब नुमाइंदगी भी आप कह सकते हैं। और साथ साथ जो कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार की जाती है वो इस बेस पे की जाती है कि कौन से प्रोविंस में कौन सी पार्टी ने कितनी जनरल सीट्स जो है हासिल की हैं। जनरल सीट्स के बेसिस पे ही जो है वो लिस्ट तैयार की जाती है प्रोविंस की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उस बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेशनल असेंबली में सीट्स होती हैं। फर्दर ये प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट for the purpose of this paragraph the total number of general seats won by political party shall include the independent returned candidate or candidate who may delay join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the name of the returned candidates। फर्दर ये डिफ़ाइन कर रहा है कि ये जो पैराग्राफ है सब क्लास नंबर डी, इसका मकसद ये है कि अगर कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी सीट्स विन कर जाती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट होगी, और उस पार्टी में अगर कोई कैंडिडेट दोबारा आना चाहे तो उस पार्टी को ज्वाइन भी कर सकता है। बट कंडीशन ये है कि ऑफिशियल गज़ट में नाम जो है पब्लिकेशन होने के 3 दिन के बाद वो जो है वो अपना ज्वाइन कर सकता है वो पॉलिटिकल पार्टी, या उस पार्टी में वापस आ सकता है। सब क्लास ई में भी ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो सीट्स नॉन मुस्लिम के लिए रिज़र्व की गई हैं वो भी अकॉर्डिंग विथ लॉ जो है इलेक्ट होंगे थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। वही बात कर रहा है जो हमने सब क्लास डी में बात की थी कि ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्ट होंगे, और जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो जनरल सीट्स के बेसिस पे देखी जाएगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी जनरल सीट्स विन की हैं, तो उसके बेस पे नेशनल असेंबली में नॉन मुस्लिम की सीट्स जो है दी जाएंगी। और फर्दर ये एक्सेप्शन भी बता रहा है, प्रोवाइडेड दैट
तो इसमें भी वही बात कर रहा है जो हमने सब क्लास नंबर डी की एक्सेप्शंस को डिस्कस किया। तो बेसिकली ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।